हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्क्रीन पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था गाउस का नियम, उसी से आगे हम चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गाउस के नियम के जो एप्लीकेशंस थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी, और हमने चर्चा करी थी कि गाउस का नियम जो है उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और विद्युत फ्लक्स से संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है। कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर कब स्कूल लगेगा, कब हमारी स्टडी रेगुलर शुरू होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल कब लगेंगे इसके बारे में कहना निश्चित नहीं है, क्योंकि जो अभी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन स्कूल निश्चित रूप से लगेंगे, आपकी स्टडी भी निश्चित रूप से स्थायी रूप से शुरू होगी। लेकिन आपको बेनिफिट तभी हो पाएगा जब आप घर बैठ के रेगुलरली वीडियो देखें। आपको जो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप उस मटेरियल को यूज़ करें, उसे पढ़ें, लिखें, नोट्स बनाएं और उसे याद करें। क्योंकि जब स्कूल लगेगा उसके बाद आपके पास टाइम पर थोड़ा सा शॉर्ट होगा, डेफिनेटली निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समय तो आपका जा चुका होगा उसमें। तो अभी जो आपको ये समय मिल रहा है, आप इस समय का सदुपयोग करें घर बैठकर। आप अपने जो टीचर्स के द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे इस चैनल पे, किसी और भी चैनल पे, या आपको जैसे भी आपको मटेरियल मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी आपको मटेरियल मिल रहा है, जैसा भी कोई किसी भी विषय का मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, आप उस मटेरियल को यूज करिए, आप उसे पढ़िए, लोगों को बताइए। और साथ साथ मेरा आपसे ये निवेदन ये है कि आप रेगुलरली, कंटिन्यूसली एक अपना शेड्यूल बना के तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि इसी से क्या आपकी स्टडी निश्चित रूप से सुचारू रूप से जारी रह सकती है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हम अपना टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। जो एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ है, इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस हैं गाउस के नियम की, गाउस के लॉ की। तो हमने जो शुरुआत करनी है वो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक समरूप आवेशित अनंत रेखीय कोई तार है, उस समरूप आवेशित अनंत रेखीय तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस विद्युत क्षेत्र की हम दिशा ज्ञात करना चाहते हैं और हम उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं। समरूप आवेशित का तात्पर्य है एक ऐसा तार, एक ऐसी वायर जिस पर विद्युत क्षेत्र जिस पर आवेश का जो मान है वो एक जैसा है। यानी कोई भी पॉइंट लें, कोई भी बिंदु लें, सभी जगह आवेश का मान क्या रहेगा, एक समान। तो समरूप आवेशित, एक समान रूप से क्या है वो आवेशित है, तो समरूप आवेशित तार होगा। और अनंत विस्तार का तात्पर्य क्या है कि उसकी जो लंबाई है वो अनंत है, अंतहीन लंबाई है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो अंतहीन लंबाई या अनंत लंबाई का समरूप आवेशित तार है। उस तार के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। और इसमें भी दो चीज़ होती है, एक तो हमें ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, प्लस हमें ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे पहले हम दिशा ही फाइंड करेंगे। दिशा इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि दिशा जो है, आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे कभी दिशा नहीं पूछी जाती कि समरूप आवेशित तार, समरूप आवेशित चालक प्लेट, समरूप आवेशित अचालक प्लेट, समरूप आवेशित गोला, चालक गोला, अचालक गोला, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इनके कारण आपको दिशा फाइंड करनी होती है। दिशा इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि जब हम व्यंजक की उत्पत्ति करने चाहते हैं तो उस समय हमें ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ही फाइंड कर लेते हैं कि समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है। तो हमारा पहला टॉपिक है एप्लीकेशन में समरूप आवेशित तार। और ये तार कैसा है, अनंत लंबाई का, इसी को हम कह सकते हैं अंतहीन लंबाई। समरूप आवेशित तार अनंत लंबाई का है जो के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समरूप आवेशित तार या अनंत लंबाई या अंतहीन लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। हमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड करनी है, व्यंजक हम बाद में फाइंड करेंगे।
तो देखिए क्या है, आपके सामने एक ये डैश डैश ये बता रहा है कि इस तार की जो लंबाई है वो अंतहीन है। इस अंतहीन लंबाई के तार का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है ए बी, और इस ए बी तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है, रेखिक आवेश घनत्व है, वो लैम्डा है। हमने ये अध्ययन किया हुआ है, किसी भी वस्तु पर जब आवेश आता है तो उस पर जो आवेश आता है उसे हम सतत आवेश वितरण के रूप में परिभाषित करते हैं। और वो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का था। यदि आवेश किसी रेखा पर, किसी छड़ पर, किसी वायर पर है तब उसे कहते हैं रेखिक आवेश वितरण। यदि वही आवेश किसी पृष्ठ पर है, किसी सतह पर है तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि वह किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में है, 3 डायमेंशन में है, तब उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो क्योंकि हमने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है वो तार है, तार एक छड़ है, 1 डायमेंशनल है, तो इसके कारण जो आवेश वितरण होगा वो होगा रेखिक आवेश वितरण। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है, यही निकालना है अलग से कि आवेश वितरण कौन से प्रकार का होगा। तो तार है, छड़ है, इसके कारण जो आवेश वितरण होगा वो होगा रेखिक आवेश वितरण। और यदि रेखिक आवेश वितरण है तो उसका कुछ घनत्व भी होगा, इकाई लंबाई पर जो आवेश होगा, तो उसे हम कहते हैं रेखिक आवेश घनत्व या रेखिक आवेश वितरण। तो ये आपके पास एक अनंत लंबाई का तार है जिसका एक पार्ट ए बी है, इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है, और इसकी जो लंबाई है टोटल पार्ट ए बी की, ये लंबाई हम ए बी मान लेते हैं। ए बी तार जो पार्ट हिस्सा लिया मैंने उसकी लंबाई एल मानी है, बाकी कंप्लीट तार तो अंतहीन लंबाई का, अनंत लंबाई का है, लेकिन जो मैंने पार्ट चूज़ किया है वो उसकी लंबाई मैंने एल डिफाइन कर ली। आप चाहें तो लंबाई को डिफाइन करना आवश्यक नहीं है, आप डायरेक्टली रेखिक आवेश घनत्व को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम वो भी लिख सकते हैं कि माना, यहाँ मैं थ्योरी लिख रहा हूँ इसकी, माना एक अंतहीन लंबाई का समरूप आवेशित तार है जिसका रेखिक आवेश वितरण, रेखिक आवेश वितरण लैम्डा है, जिसका रेखिक आवेश वितरण लैम्डा है। इस तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए दो अल्पांश A1 व A2 इस प्रकार लिए जाते हैं कि क्या, मान लीजिए ये पॉइंट है P, मैंने ये लिखा इस तार के कारण किसी बिंदु P मान लेते हैं, P पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो बिंदु P जो है उसकी इस अल्पांश जो हमने ए बी लिया है, इसके मिड पॉइंट से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, वो डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। इस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम दो अल्पांश ले लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट O है, और इससे स्मॉल l दूरी पर और बिल्कुल नीचे भी स्मॉल l दूरी पर एकदम इक्वल दो अल्पांश लेते हैं। ये अल्पांश A2 है और ये अल्पांश क्या है, A1। दो रेखिक आवेश अल्पांश ले लिए मैंने, A1 व A2, ठीक है। और इन अल्पांशों की जो लंबाइयाँ हैं, इसकी लंबाई है dl और इस A2 अल्पांश की लंबाई है dl डैश। और हमने इस प्रकार से लिए हैं कि दोनों अल्पांश जो हैं उनकी लंबाई आपस में क्या है, इक्वल है। dl बराबर क्या है, dl डैश। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, माना एक अंतहीन लंबाई का समरूप आवेशित तार है जिसका रेखिक आवेश वितरण लैम्डा है। इस तार के कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए दो अल्पांश A1 व A2 इस प्रकार से लिए जाते हैं कि dl बराबर dl डैश, दो अल्पांश ले लिए। आगे क्या लिखेंगे हम, माना
इनके कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रताएं क्रमशः DE1 व DE2 हैं। A1 जो अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है और A2 जो अल्पांश है इसकी लंबाई कितनी है dl डैश। इनके कारण उत्पन्न तीव्रता है DE1। तीव्रता होती है E, क्योंकि अल्पांश छोटा है इसलिए DE लिखा है। पहले अल्पांश के कारण DE1 और दूसरे अल्पांश के कारण DE2 है, जिनकी दिशाएं चित्र में प्रदर्शित हैं। अब देखिए, इस dl अल्पांश के कारण इस बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ रखिए परीक्षण धनावेश, क्योंकि आपने इसको समरूप आवेशित किया हुआ है प्लस क्यू चार से, तो इस प्लस क्यू के कारण ये कांगती करेगा, इससे दूर जाएगा प्रतिकर्षण बल के कारण, तो इसके कारण ये दूर गति करेगा। तो इसके कारण जो दिशा होगी DE1 उसकी दिशा ये होगी, ये DE1। अब A2 अल्पांश है जिसकी लंबाई dl डैश है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू का कहाँ गति करेगा, इससे प्रतिकर्षित होगा तो दूर गति करेगा। तो ये है आपकी तीव्रता DE2। दोनों अल्पांशों के कारण जो उत्पन्न तीव्रताएं हैं वो हमने तीव्रताएं जो ली है और उसकी दिशाएं हमने यहाँ पर शो कर दी है, DE1 और DE2 दोनों तीव्रताओं की दिशाएं हमने यहाँ पर दर्शा दी है आपको। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम थ्योरी में देखिए क्या होगा। चित्र से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 की दिशाएं अलग अलग है, परंतु परिमाण एक समान है। दिशाएं अलग अलग है, साफ पता लग रहा है। परिमाण एक समान कैसे हैं वो देखते हैं। ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r² प्लस l² का अंडर समकोण त्रिभुज बनेगा। ये दिशा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस l है, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r² प्लस l² का अंडर, कारण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस A1 अल्पांश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, देखिए A1 अल्पांश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, A1 अल्पांश के लिए P बिंदु पर तीव्रता कितनी है, DE1 है। तो देखिए DE1 बराबर क्या आएगा, DE1 बराबर फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में r²। तो अपॉन में डिस्टेंस यहाँ इस DL अल्पांश से यहाँ तक दूरी कितनी है, r² प्लस l² का अंडर, और इसका होता है स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का KQ अपॉन में r²। तो K की जगह K, डिस्टेंस की जगह r² प्लस l² का अंडर का स्क्वायर आ गया। अब बात आती है Q की, DQ बराबर लैम्डा DL होता है। DQ बराबर क्या होता है, लैम्डा DL। रैखिक आवेश वितरण आपके पास रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व होगा लैम्डा है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि रैखिक आवेश वितरण या रैखिक आवेश घनत्व होता है इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश। यदि इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा है तो DL लंबाई पर उपस्थित आवेश कितना होगा, लैम्डा DL बराबर क्या होगा, DQ।
तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डी एल। क्यू नहीं रखेंगे, क्यू की जगह डी क्यू रखेंगे क्योंकि आवेश अल्पांश है, छोटा है। और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल कैसे आई, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा, इसलिए डी एल लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश लैम्डा डी एल, और ये वैल्यू क्या होगी, डी क्यू। तो ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इस बारे में, तो हम दोबारा चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा डी एल। अब इस वैल्यू को हम हल करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसल, तो डी इवन आ गया आपके पास, समीकरण नंबर 2। सिमिलरली डी ए टू, अब सिमिलरली क्या, ए वन अल्पांश के कारण तीव्रता निकाली थी बिंदु पी पर, अब निकालेंगे ए टू, तो हम थ्योरी क्या लिखेंगे, सिमिलरली ए टू अल्पांश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता डी ई टू बराबर के। अब इस पे चार्ज क्या होगा, लैम्डा रेखिक आवेश घनत्व है और हमने लंबाई बराबर ली थी, डी एल बराबर डी एल डैश था, तो लंबाई बराबर है तो हम लैम्डा डी एल ही लिख सकते हैं। वैसे बनेगा तो लैम्डा डी एल डैश, लेकिन समीकरण 1 से डी एल और डी एल डैश बराबर है, इसलिए लैम्डा डी एल, डिस्टेंस भी सेम है तो क्या आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। अब देखिए बाय 2 और 3 डी इवन बराबर क्या आ गया, डी ए टू, समीकरण नंबर 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, परंतु परिमाण एक समान है। तो देखिए दिशा तो अलग अलग है परंतु परिमाण क्या है, डी इवन और डी टू का एक समान है, जो आपके सामने है। यहाँ लैम्डा डी एल डैश आएगा, लेकिन डी एल और डी एल डैश आपस में बराबर है। हमने स्टार्टिंग में माना था कि दोनों अल्पांश की लंबाई आपस में क्या है, बराबर, तो ये भी बराबर होगा। तो डी इवन और डी टू आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए आगे क्या स्टेटमेंट होगी हमारी, समीकरण 4 से डी इवन बराबर डी ई टू है, परंतु तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग होने के कारण, तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग होने के कारण इन्हें घटकों में वियोजित करने पर, तो अब इन्हें घटकों में वियोजित करना है। तो देखिए डी इवन तीव्रता, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अल्फ़ा मान लूँ और इसे भी अल्फ़ा मान लूँ, दोनों सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये एल है, ये भी एल है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये जो डिस्टेंस है इस त्रिभुज डिस्टेंस के बराबर है और ये कॉमन डिस्टेंस है। तो अगर ये कोण अल्फा बने, डी इवन तीव्रता अल्फा कोण बनाए, तो डी ई टू भी कितना बनाएगी, अल्फा। तो मैंने क्या लिखा, समीकरण 4 से डी इवन बराबर डी ई टू, परंतु तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग होने के कारण इन्हें घटकों में वियोजित करने पर। तो देखिए ये आपकी क्षैतिज लाइन है, डी इवन यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है और डी ई टू भी क्षैतिज से अल्फा कोण बना रहा है, तो ये कोण भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा शीर्ष अभिमुख कोण से। तो डी इवन यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है क्षैतिज रेखा से, तो ये घटक क्या आएगा, डी इवन कोस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर ये कोण क्या है, ये घटक क्या आएगा, डी इवन साइन अल्फा। जहाँ से कोण बनता है क्षैतिज घटक डी इवन कोस अल्फा और परपेंडिकुलर घटक क्या है, लंबवत घटक डी इवन साइन अल्फा। अब इसी प्रकार से देखिए डी ई टू इस क्षैतिज रेखा से अल्फा कोण बना रहा है, तो ये घटक क्या होगा, डी ई टू कोस अल्फा, और ये घटक क्या होगा, परपेंडिकुलर घटक डी ई टू साइन अल्फा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लिखेंगे, देखिए ये दोनों घटक एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है। साइन अल्फा आपस में बराबर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं यदि डी इवन और डी टू बराबर हो जाएं। और समीकरण 4 से डी इवन और डी टू क्या है, बराबर। तो डी ई टू की जगह मैं यहाँ पे डी इवन लिखूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट घटक हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम क्या लिखेंगे थ्योरी में, चित्र से स्पष्ट है कि डी इवन साइन अल्फा व डी ई टू साइन अल्फा घटक परस्पर एक दूसरे के विपरीत व परिमाण में बराबर, इसलिए क्योंकि डी इवन डी टू के बराबर है।
D1 साइन अल्फा व D2 साइन अल्फा घटक एक दूसरे के परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु D1 कोस अल्फा व D2 कोस अल्फा घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, अतः परिणामी तीव्रता इन दोनों घटकों के योग से प्राप्त होगी। तो हम लिखेंगे वियोजित करने पर D1 साइन अल्फा व D2 साइन अल्फा घटक परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः परिणामी तीव्रता D1 कोस अल्फा व D2 कोस अल्फा घटकों D1 कोस अल्फा व D2 कोस अल्फा घटकों के योग से, सही है, दोनों एक दिशा में तो योग हो जाएगा, और ये दोनों घटक जुड़े हैं तो D1 कोस अल्फा व D2 कोस अल्फा घटकों के योग से। अब दिशा देखिए, ये वायर थी, ये तार था आपके पास, इसके कारण तीव्रता D1 थी इस अल्पांश के कारण, और इस अल्पांश के कारण तीव्रता D2 थी। दिशाएं अलग अलग होने के कारण घटकों में तोड़ा, इन दोनों घटकों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, निरस्त। अब ये दोनों घटक जुड़ रहे हैं, इन दोनों घटकों की जो दिशा है ऐसे है, सामने की ओर, यूँ इस ब्लैक मार्कर की ओर है, इस तरीके से। तो ये तार है आपका, और इस तार के कारण जो तीव्रता है D1 कोस अल्फा और D2 कोस अल्फा, वो इस तार के लंबवत क्या है, बाहर की ओर, देखिए आपके सामने है। तो हम लिख रहे हैं परिणामी तीव्रता D1 कोस अल्फा और D2 कोस अल्फा घटकों के योग से तार के लंबवत बाहर की ओर, आपके सामने ही है, तार के तो लंबवत तो है ही है, ये कन्फर्म है, और बाहर की ओर है, बाहर जा रही है क्योंकि प्लस आवेश है, ये बात पे हम चर्चा करेंगे अभी। तार के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी लाइन जिसे मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी समरूप आवेशित तार जो धनावेश से आवेशित है, उसके कारण तीव्रता तार के लंबवत होती है, और दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर, क्योंकि ये घटक कैंसिल करेंगे तो इनके कारण तीव्रता मिलेगी, तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हमें इस टॉपिक में दिशा ही याद करनी थी, तो दिशा हमने याद कर ली। D1 साइन अल्फा व D2 साइन अल्फा घटक परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः परिणामी तीव्रता D1 कोस अल्फा व D2 कोस अल्फा घटकों के कारण घटकों के योग से तार के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होगी। देखिए ये वायर थी, इस वायर के कारण हमने D1 D2 दो तीव्रताएं प्राप्त की, दो अल्पांश लिए, अल्पांश बराबर लिए लंबाई में, ये कैंसिल हो गए घटक बराबर होने के कारण, और इन दोनों जुड़ गए। अब इसकी दिशा जो है इस तार की क्या है, लंबवत बाहर की ओर है, और इन दोनों घटकों के योग से है। यदि यह तार ऋणावेशित होता, यहाँ पे ऋणावेश होता, तो घटक सब कुछ यही बनते, तीव्रता की दिशा बाहर ना होकर, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ मान लीजिए ऋणावेश होता, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज इसके कारण कहाँ गति करता, अंदर की ओर, तो ये तीव्रता अंदर की ओर ना होकर कैसे होती, बाहर की ओर ना होकर अंदर की ओर होती, और ये तीव्रता भी बाहर की ओर ना होकर क्या होती, अंदर की ओर। ये घटक की दिशा जो थी बाहर की ओर ना होकर ऐसे होती, ये घटक सेम रहते, परपेंडिकुलर घटक, ये आपस में कैंसिल कर जाते, लेकिन अभी भी तीव्रता इन दोनों घटकों के योग से ही मिलेगी, लेकिन वो अंदर की ओर है। तो यदि ये तार ऋणावेशित होता तब भी तीव्रता तार के लंबवत ही है, देखिए आपके सामने ये लंबवत ही है। धनावेश के लिए तीव्रता बाहर की ओर है लंबवत, और ऋणावेश के लिए तीव्रता अंदर की ओर होगी। और ये बात हमने पढ़ी भी हुई है लेसन फर्स्ट में, कि धनावेश के लिए बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर होती है, धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, धनावेश के लिए तीव्रता बाहर की ओर होती है। ऋणावेश के लिए बल रेखाएं अंदर की ओर होती है, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि कोई समरूप आवेशित तार है तो उस तार के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव तार के लंबवत होगी, तार के लंबवत होगी।
यदि वो तार धनावेशित है तो तार के लंबवत बाहर की ओर होगी, यदि वो तार ऋणावेशित है तो तार के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो आज हमारा टॉपिक यही था, समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ऋणावेश का मैंने सिर्फ आपको बताया है, आपको करना नहीं है। धनावेश के लिए ही है टॉपिक आपके सिलेबस में, लेकिन ऋणावेश के लिए भी अगर आपको पूछे कोई ज्ञात करना हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ऋणावेश होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, वो अंदर की ओर गति करेगा, तो ये तीव्रता की दिशा जो बाहर थी वो अंदर हो जाएगी, ये D2 जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा, घटक की दिशा D1 कोस अल्फा जो बाहर था वो अंदर हो जाएगा, और जो DE2 कोस अल्फा बाहर था वो भी क्या हो जाएगा, अंदर। ये घटक जो है परपेंडिकुलर रहेंगे सेम, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो परिणामी तीव्रता इन दोनों घटकों के योग से मिलेगी, लेकिन इस बार तीव्रता की दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर। तो समरूप आवेशित प्लेट यदि धनावेश के रूप में है तो उसके कारण तीव्रता तार के लंबवत बाहर की ओर होगी, यदि वो प्लेट ऋणावेशित है तब भी तीव्रता लंबवत ही होगी लेकिन अंदर की ओर होगी। तो शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का अध्ययन करेंगे कि समरूप आवेशित तार है तो उसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसका सूत्र क्या होगा। शुभ रात्रि सभी को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।